हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है रोल्ट का नियम। देखिए, रोल्ट का नियम पढ़ने से पहले हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में वाष्प दाब के बारे में डिस्कशन किया था। तो जिन्होंने अभी तक वाष्प दाब का डिस्कशन नहीं देखा है वह जाकर प्रीवियस वीडियो में वाष्प दाब का परिभाषा देख ले। रोल्ट का नियम है वो मुख्यतः वाष्प दाब से संबंधित है। देखिए, कहता है सन 1986 ईस्वी में फ्रांस के रसायन शास्त्री मार्टे राउल्ट, फ्रांस देश के एक रसायन शास्त्री थे जिनका नाम था मार्टे राउल्ट। उन्होंने वाष्पशील द्रव के वाष्प दाब तथा उनके मोल अंश के बीच मात्रात्मक संबंध दिया था। यानी बात करेंगे तो जो मार्टे राउल्ट थे उन्होंने वाष्पशील द्रवों के जो वाष्प दाब थे और वाष्पशील द्रव के मोल अंश थे उनके बीच में एक मात्रात्मक संबंध प्रस्तुत किया था, जिसे किसका नाम दिया गया? राउल्ट के नियम कहा गया। अब देखिए, उनके नियम के अनुसार यानी उनका नियम क्या कहता है? तो उनका नियम कहता है कि एक निश्चित तापमान पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में, अगर मान लेते हैं कि आप एक बंद बर्तन में दो प्रकार के द्रव रखे हैं और दोनों द्रव वाष्पशील हैं, मान लेते हैं ए द्रव और यहाँ क्या मान लेते हैं? बी द्रव। तो अगर हम चर्चा करें तो परिभाषा ही कहता है रोल्ट के नियम का कि एक निश्चित ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। अर्थात जितना क्या होगा उस द्रव का मोल अंश होगा, उनके वाष्प दाब का मान उतना अधिक होगा, और उस द्रव के मोल अंश का मान जितना कम होगा उसका वाष्प दाब भी क्या होगा? उतना ही कम होगा। मान लेते हैं कोई क्या रखा गया है, एक बंद बर्तन है, इसमें दो प्रकार के द्रव ए द्रव और बी द्रव को मिलाकर क्या किया गया है? एक विलयन तैयार किया गया है। तो अगर रोल्ट के नियम अनुसार देखेंगे तो रोल्ट के नियम अनुसार कहता है कि प्रत्येक द्रव का आंशिक वाष्प दाब, मान लेते हैं इसमें जो ए द्रव है, ए द्रव के वाष्प दाब को मान लेते हैं पीए। यह क्या होगा? समानुपाती होगा इस द्रव के मोल अंश के। तो यह समानुपाती का चिन्ह हो गया। और मोल अंश को आप लोग क्या करते हैं? काई से सूचित करते हैं। क्योंकि यह ए द्रव के लिए है तो मोल अंश भी किस द्रव का होगा? ए का होगा। उसी तरह अगर हम बात करें तो देखिए, इस विलयन में एक प्रकार के और द्रव है और वह द्रव का नाम है बी। तो अगर इस द्रव का अगर हम वाष्प दाब अगर लिखना चाहें तो वाष्प दाब को वेपर प्रेशर बोलते हैं, और वेपर प्रेशर को यहाँ पी से लिख लिए और द्रव बी के लिए बी। यह समानुपाती होगा यानी इनके मोल अंश के, यानी बी के मोल अंश। तो मोल अंश को काई से लिखते हैं और बी द्रव के लिए नीचे बी लगा दी। अब देखिए, आप लोग जानते हैं जब जब क्या करते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लगाते हैं, तब तब कोई ना कोई क्या लगाना पड़ता है? कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहाँ कांस्टेंट लगा लेते हैं के। उसी तरह अगर यहाँ भी क्या करते हैं, समानुपाती हटाकर बराबर लगाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। यहाँ के कांस्टेंट को मान लेते हैं K1, यहाँ के कांस्टेंट को मान लेते हैं K2, और यह काई भी यानी मोल अंश जैसे का तैसे। अब देखिए, अगर हम यहाँ के कांस्टेंट का मान निकाल ले तो कांस्टेंट के मान निकालने के बाद आसानी से क्या करेंगे? इस विलयन का वाष्प दाब निकाल सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब जब क्या करते हैं, कांस्टेंट का मान निकालना होता है तो कांस्टेंट का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर कांस्टेंट के साथ में कोई राशि गुना के या भाग के रूप में है तो उसको इकाई मानते हैं, और जोड़ या घटाव के रूप में है तो उसको क्या मान लेते हैं? जीरो मान लेते हैं। तो देखिए, यह कांस्टेंट का मान निकालना है तो कांस्टेंट के मान निकालने के लिए इसके साथ में जो राशि है वह मोल अंश है। तो इस मोल अंश को क्या कर लेते हैं? मोल अंश को इकाई यानी 1 मान लेते हैं। अगर जैसे ही क्या करेंगे, यानी ए का जो मोल अंश है ए द्रव का,
अगर उसके मोल अंश का मान 1 मानेंगे तो देखेंगे जो पी ए का मान होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, K1 के इक्वल हो जाएगा। अब याद कीजिए हम लोग पढ़े थे कि किसी भी विलयन में विलेय और विलायक के मोल अंशों का योगफल क्या होता है, 1 होता है। तो यदि यहाँ अगर विलेय के मोल अंश को 1 मानेंगे तो इस कंडीशन में जो विलायक का मोल अंश होगा वह क्या होगा, 0 होगा। और जब विलायक का मोल अंश 0 होगा यानी उस समय जो द्रव बी होंगे वह द्रव बी का कोई भी मूल नहीं होगा, यानी द्रव बी के अणु की संख्या नहीं होगी। और जब बात करेंगे इस द्रव में अगर बी के कोई अणु नहीं हो तो यहाँ जो वाष्प दाब होगा वह केवल और केवल किसका होगा, ए द्रव का होगा। यानी अगर हम लिख सकते हैं कि जैसे ही क्या करेंगे ए द्रव के मोल अंश को 1 मानेंगे तो बी द्रव का जो मोल अंश होगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मोल अंश 0 होने का अर्थ है कि उसमें कोई क्या होंगे, बी द्रव के क्या होंगे, अणु नहीं होंगे। और जब बी द्रव के अणु नहीं होंगे तो इस कंडीशन में जो विलयन में केवल और केवल वाष्प दाब होगा वह किसका होगा, ए द्रव का होगा। तो हम यहाँ K1 के मान को केवल और केवल किसका वाष्प दाब मानेंगे, ए द्रव का। और जो यह ए द्रव होगा उस समय शुद्ध होगा क्योंकि उसमें बी द्रव के अणु उपस्थित नहीं होंगे। अब यहाँ से K1 का मान रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू क्या हो जाएगा, काई ए। यह पी नॉट ए क्या है तो याद रखिएगा पी नॉट ए वाष्प दाब है और किसका वाष्प दाब है, तो शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब है। जिसमें नोट लगा है समझ जाइएगा यह किसका मान है, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब है। और शुद्ध द्रव यानी ये लगा यानी ए शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब। उसी तरह याद कीजिए बी द्रव के लिए रोल्ट के नियम से हम लोगों ने समीकरण निकाला था, पीबी बराबर यहाँ के कांस्टेंट को K2 मान लिया था और यहाँ का जो मोल अंश है काई बी। अब देखिए अगर यहाँ के कांस्टेंट K2 का मान निकालना है तो इसके साथ जो राशि गुना या भाग में है उसको इकाई मानना पड़ेगा। यानी यहाँ देखिए जो द्रव का यानी बी का मोल अंश है उसको 1 मान लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी भी विलयन में जितने द्रव होंगे सब के मोल अंश का योगफल कितना होता है, 1 होता है। तो यदि हम लोग ए और बी द्रव के विलयन में बी का मोल अंश 1 मानेंगे तो उस समय जो ए द्रव का मोल अंश होगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ए द्रव का मोल अंश 0 होगा अर्थात उस विलयन में केवल और केवल किसके अणु उपस्थित होंगे, बी द्रव के अणु उपस्थित होंगे। यानी अगर हम लिखना चाहें तो जैसे ही क्या करेंगे बी का मोल अंश 1 मानेंगे तो जो पीबी होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, K2 के इक्वल हो जाएगा। यदि बात करें तो इस कंडीशन में जो K2 का मान होगा, K2 का मान केवल और केवल क्या होगा, शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब होगा। क्योंकि जैसे ही क्या करेंगे हम लोग बी द्रव का मोल अंश 1 मानेंगे तो ए का मोल अंश 0 हो जाएगा। और ए के मोल अंश 0 होने का अर्थ है कि उसमें कोई भी ए द्रव के अणु उपस्थित नहीं होंगे। यानी उस समय जो क्या होगा विलयन में वाष्प दाब लगेगा केवल और केवल किसका लगेगा, बी द्रव का लगेगा। अब देखिए यहाँ से K2 का मान निकाल लिए तो अगर लिखना चाहें तो PB बराबर हो जाएगा K2 के जगह क्या रख लेते हैं, पी नॉट बी इंटू क्या होता है यानी काई बी जैसे का तैसे। तो देखिए रोल्ट के नियम से ये द्रव के वाष्प दाब का मान निकल गया और रोल्ट के नियम से यह बी द्रव के वाष्प दाब का मान निकल गया। हम लोग डाल्टन के आंशिक दाब का नियम 11वीं क्लास में पढ़े हैं। अगर कुल वाष्प दाब निकालना है तो आंशिक दाब को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। यानी विलयन का वाष्प दाब निकालना है तो ए द्रव का आंशिक वाष्प दाब और बी द्रव के आंशिक वाष्प दाब को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, यानी इनका योगफल निकालेंगे। और देखिए यहाँ से हम लोग को एक फार्मूला मिल जाएगा विलयन के कुल वाष्प दाब यानी पी ए के जगह क्या लिखेंगे, पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी बी के जगह क्या लिखेंगे, पी नॉट बी इंटू काई बी।
यही क्या हो गया, यही हुआ रोल्ट के नियम से द्रव वाले विलयन के कुल वाष्प दाब का फॉर्मूला आ गया। याद रखिएगा XA और XB में एक संबंध कि जो A और B के मोल अंश का योगफल होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अगर एक का मान आपको पता है तो दूसरा का मान आसानी से आप क्या करेंगे, 1 से घटाकर निकाल लेंगे। चलिए अब इस रोल्ट के नियम पर आधारित जो फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव किया है इस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखेंगे NCERT का यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 350 केल्विन पर, यह केल्विन यानी तापमान दिया है, शुद्ध द्रव A एवं B के वाष्प दाब क्रमशः 450 और 750 mmHg है। कहता है जो दो द्रव है, द्रव A और द्रव B, उनके शुद्ध वाष्प दाब का मान दिया है। मान लेते हैं A द्रव के जो वाष्प दाब है यानी शुद्ध A द्रव के वाष्प दाब को P0A मान लेते हैं और शुद्ध B द्रव के वाष्प दाब को P0B मान लेते हैं। यहाँ देखिए P0A का मान दिया 450 mmHg और फिर अगर हम बात करेंगे तो P0B का मान कितना दिया, 750 mmHg। क्वेश्चन में कहता है यदि कुल वाष्प दाब यानी कुल वाष्प दाब भी क्वेश्चन में दिया है, कुल वाष्प दाब का मान कितना दिया है, 600 mmHg हो तो द्रव मिश्रण का संघटन यानी मोल अंश ज्ञात करें। यानी हमको मोल अंश एक बार क्या करना है, A का यानी इकाई A ज्ञात करना है और मिश्रण में यानी B द्रव का मोल अंश इकाई B ज्ञात करना है। देखिए अभी हम लोगों ने क्या किया है, रोल्ट के नियम में यानी फॉर्मूला प्रूव किया था, विलयन का कुल वाष्प दाब इक्वल टू P0A इकाई A प्लस P0B इकाई B। और यहाँ इकाई A इकाई B में रिलेशन हम लोग को पता है कि दोनों का योगफल कितना होता है, 1 होता है। तो यदि हम चर्चा करेंगे तो यही हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है। देखिए हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है, विलयन का कुल वाष्प दाब बराबर द्रव A का वाष्प दाब इंटू मोल अंश प्लस शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब इंटू मोल अंश। अब देखेंगे तो कुल वाष्प दाब का मान हम लोग को क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, 600 mmHg। यानी P कुल के जगह क्या रख लेंगे, 600 रख लेंगे। शुद्ध द्रव A के वाष्प दाब का मान कितना दिया है, 450 और शुद्ध द्रव B के वाष्प दाब का मान कितना दिया है, 750। तो जब सॉल्व करेंगे तो शुद्ध द्रव A यानी P0A का मान दिया है 450 और यह इकाई A जैसे का तैसे, क्योंकि यह ज्ञात करना है, और P0B का मान दिया है 750, यह इकाई B जैसे का तैसे। अब कहिएगा सर एक समीकरण में दो क्या है, वेरिएबल है यानी दो चर राशि है, तो यह सॉल्व कैसे होगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी विलयन के कुल मोल अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। यानी इसमें दोनों द्रव के मोल अंशों का योगफल क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से हम चाहे तो XB का अगर मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस XA। ध्यान दीजिएगा यह 600 जैसे का तैसे, यह 450 इंटू यानी गुना में XA जैसे का तैसे, यह 750 जैसे का तैसे, और जो B द्रव का मोल अंश है उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस A द्रव का मोल अंश, क्योंकि विलयन में कुल मोल अंशों का योगफल क्या होता है, 1 होता है। तो इस विलयन में दो प्रकार के द्रव है, A और B। तो A और B द्रवों के मोल अंशों का योगफल 1 होगा। तो अगर दोनों का योगफल 1 होगा तो B द्रव का मोल अंश निकालने के लिए 1 में से A द्रव के मोल अंश को घटा लिए। अब देखिए इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, हमको मोल अंश A द्रव का मिल जाएगा, और जब A द्रव का मिल जाएगा तो यहाँ से B द्रव का मोल अंश ज्ञात कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यह 600 जैसे का तैसे 450 इंटू इकाई A
प्लस 750 में 1 से गुना करेंगे तो 750, फिर प्लस माइनस माइनस, और 750 में x से गुना करेंगे तो 750 x। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यह दोनों अचर राशि है और यह दोनों क्या है, चर राशि है। तो चर को एक साथ और अचर को एक साथ देखेंगे, 750 इधर प्लस में तो इधर माइनस में, यानी हो जाएगा 600 माइनस 750। इधर 450 एक्से में से 750 एक्से को घटाएंगे तो माइनस में क्या बचेगा, 300 एक्से। सॉल्व करने पर 650 में से 750 घटाएंगे तो माइनस 150, और इधर बचेगा माइनस 300 एक्से। देखेंगे यह माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी एक्से का मान हो जाएगा 150 बटा 300, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, क्योंकि 1 0 से 1 0 कट गया, 15 एकम 15 और 15 दूना 30, और 1/2 को डिवाइड करेंगे तो यह मान आएगा 0.5। यह क्या हो गया, द्रव ए का संगठन यानी मोलंस निकल गया। उसी तरह अगर द्रव बी का संगठन निकालना है यानी द्रव बी का मोलंस निकालना है तो 1 में से ए द्रव के मोलंस को घटा लेंगे, यानी बात करेंगे तो 1 में से 0.5 घटाएंगे तो यह मान कितना हो जाएगा, 0.5, यानी द्रव ए का मोलंस भी 0.5 और द्रव बी का मोलंस भी 0.5। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म। बउआ आप लोग क्लोरोफॉर्म का सूत्र याद रखिएगा, CHCl3। यह बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका हुआ है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है। तथा डाइक्लोरोमेथेन का सूत्र है CH2Cl2 का वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg एवं 415 mmHg है। देखिए क्वेश्चन में दो द्रव लिया गया है, एक द्रव क्लोरोफॉर्म है और एक द्रव का नाम है डाइक्लोरोमेथेन, और दोनों का वाष्प दाब दिया है। क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब 200 mmHg दिया और डाइक्लोरोमेथेन का वाष्प दाब 415 mmHg है। क्वेश्चन में कहता है कि 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म एवं 40 ग्राम डाइक्लोरोमेथेन को मिलाकर बनाए गए विलयन के वाष्प दाब की गणना करें। यानी सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसकी हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन में कहता है दो प्रकार के द्रव है, एक का नाम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, इसको मान लेते हैं द्रव ए। और जो दूसरा द्रव का नाम है डाइक्लोरोमेथेन, जिसका सूत्र है CH2Cl2, और इसको मान लेते हैं द्रव बी। तो देखिए द्रव ए की अगर बात करेंगे तो द्रव ए का अगर देखेंगे तो वाष्प दाब दिया यानी P0A का मान दिया, वह कितना दिया है तो देखेंगे क्वेश्चन में 200 mmHg कहता है। फिर कहता है क्वेश्चन में जो डाइक्लोरोमेथेन है उसका वाष्प दाब, तो इसको मान लेते हैं P0B, और इसका वाष्प दाब कितना दिया 415 mmHg। क्वेश्चन में हमको ज्ञात क्या करना है, तो क्वेश्चन में ज्ञात करना है अगर देखेंगे तो कुल विलयन का वाष्प दाब यानी P कुल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में और कुछ दिया गया है। क्वेश्चन में कहता है यहाँ के लिए क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान दिया, यानी क्लोरोफॉर्म के द्रव्यमान की बात करेंगे तो क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान दिया है 25.5 ग्राम। और यहाँ देखेंगे डाइक्लोरोमेथेन का द्रव्यमान दिया है, डाइक्लोरोमेथेन का द्रव्यमान देखेंगे तो यह दिया है 40 ग्राम। क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है, तो क्वेश्चन में ज्ञात करना है कि दोनों द्रव को मिलाकर जो विलयन बनाया गया यानी विलयन का वाष्प दाब। तो देखिए हम लोगों ने रोल्ट के नियम से विलयन के वाष्प दाब का यानी P कुल का सूत्र ज्ञात किया था। P कुल का फॉर्मूला निकला था
पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। अब देखेंगे क्वेश्चन में तो पी नॉट ए और पी नॉट बी का मान दे दिया है। अगर कहीं से हम लोग काई ए और काई बी यानी ए का मोल अंश और बी का मोल अंश निकाल लें तो आसानी से इस फॉर्मूला को क्या करेंगे, हम सॉल्व करके इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। याद कीजिए हम लोगों ने 2-3 क्लास पहले मोल अंश के बारे में डिस्कशन किया था कि जिस कंपोनेंट का मोल अंश निकालना होता है उसके मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। अब कहिएगा सर मोल अंश तो मोल से निकलता है और क्वेश्चन में तो मोल दिया नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग 11वीं क्लास में पढ़े हैं मोल की संख्या बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान किस चीज़ में, ग्राम में, बटा मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ से हम चाहे तो क्वेश्चन में अगर मोल नहीं दिया है तो द्रव्यमान तो दिया है, तो हम चाहे तो मोल वाले सूत्र को द्रव्यमान में बदलेंगे। तो यहाँ देखिए अगर ए का मोल तो फार्मूला हो जाएगा ए का द्रव्यमान बट्टा ए का मोलर द्रव्यमान। उसी तरह अगर चेक करेंगे यहाँ ए का मोल है तो ए का द्रव्यमान बट्टा ए का मोलर द्रव्यमान प्लस इस तरह यहाँ बी का मोल है तो बी का द्रव्यमान बट्टा बी का मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ देखिएगा तो आप इस वाले सूत्र का प्रयोग करके आसानी से ए और बी का मोल अंश निकाल लीजिएगा और जब मोल अंश निकल जाएगा तो इस वाले मान को इस सूत्र में डालकर सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में ए द्रव किसको माने थे, क्लोरोफॉर्म को, और इसका द्रव्यमान कितना दिया 25.5। उसी तरह बी द्रव किसको माने थे, डाइक्लोरोमेथेन को, और इसका द्रव्यमान कितना दिया 40। तो देखिए अगर मोल अंश का अगर हम सूत्र निकालना चाहे तो मोल अंश का सूत्र ही कहता है WA, ए द्रव का मान कितना दिया है 25.5 और ए द्रव के जगह जो है उसका सूत्र है CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म। तो मोलर द्रव्यमान तो आप लोग को निकालने आता है। अगर क्लोरोफॉर्म का मोलर द्रव्यमान निकालिएगा तो आणविक द्रव्यमान निकालिएगा, यानी कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। यानी कार्बन का एक परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन का एक परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान 1 और क्लोरीन का 3 है तो 3 गुना 35.5। जब इसको सब सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 1 13 प्लस 106.5 यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 119.5। उसी तरह का द्रव भी यानी डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 का अगर मोलर द्रव्यमान निकाले तो कार्बन 1 है तो इसका परमाणु द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन 2 है तो 1 का परमाणु द्रव्यमान 1 तो 2 का 2 और क्लोरीन 2 है तो 1 का 35.5 तो 2 का कितना हो जाएगा 71। यानी जोड़ेंगे तो 71 2 73 और 12 कितना हो गया 85। तो देखिए अगर बात करेंगे ए द्रव का मोलर द्रव्यमान कितना आया तो 119.5 डिवाइडेड फिर से रखेंगे यहाँ 25.5 डिवाइडेड बाई 119.5 और फिर देखेंगे प्लस बी का द्रव्यमान कितना दिया है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में बी द्रव डाइक्लोरोमेथेन को माने तो इसका द्रव्यमान दिया 40। यानी सॉल्व करेंगे तो 40 और बट्टा में कितना आ जाएगा 85। जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर यहाँ देखिए पता चल जाएगा। जब 119.5 से डिवाइड करेंगे 25.5 में तो यह मान आएगा 0.21। इसको फिर डिवाइड करेंगे तो 0.21 और प्लस अगर बात करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो 0.47 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर मिल जाएगा ऊपर 0.21 और नीचे क्या मिल जाएगा अगर देखेंगे तो 7 1 8 और 4 2 6 यानी मिल जाएगा 0.68। यानी डिस्मल से डिस्मल क्या हो गया ख़त्म हो गया
और क्या करेंगे 68 से यानी 21 में डिवाइड करके यानी XA का मान निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ XA का मान निकल गया तो आप लोग जानते हैं कि विलयन के कुल मूल अंशों का योगफल 1 होता है, यानी XA प्लस XB का मान कितना होता है 1 होता है। तो अगर XB का मान निकालना है तो 1 में से क्या करेंगे 1 में से XA को घटा देंगे और 1 में से XA को घटाकर क्या करेंगे XB का मान निकाल लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में बात करेंगे तो P नोट A का मान दे दिया है, P नोट B का मान दे दिया है, XA का मान आप लोग क्या करते हैं XA का मान आप लोग ज्ञात किए हैं 21/68 और XB का मान आप लोग 1 माइनस XA करके क्या कीजिएगा ज्ञात कर लीजिएगा और इसको क्या कीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करके इसके आंसर को लिखिएगा। देखिए इसके आंसर लिखना चाहें तो यही फॉर्मूला था, यानी विलयन का वाष्पदाब यानी P कुल बराबर P नोट A इंटू काई A प्लस P नोट B इंटू काई B। P नोट A का अगर मान देखेंगे तो यहाँ देखिए P नोट A का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो P नोट A का मान दिया गया है 200 और P नोट B का मान 415। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो P नोट A का मान 200 और XA के जगह क्या रखेंगे तो XA के जगह रखेंगे 21/68 प्लस P नोट B का मान दिया है 415 और देखेंगे इंटू XB के जगह लिख सकते हैं 1 माइनस XA और 1 माइनस XA के जगह 1 माइनस 21/68। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करने पर आ जाएगा 21 दूना 42 यानी बात करेंगे तो 4200/68। फिर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 415 गुना यानी 68 में से 21 घटेगा तो 68 में से 21 घटेगा तो हो जाएगा 47 और बट्टा कितना हो जाएगा 68। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह 4200/68 जैसे का तैसे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड में 68 जैसे का तैसे और 415 में किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 47 से, तो 7 पचे 35 7 एकम 7 3 10 और 7 चौका 28 1 29 4 पचे 20 4 एकम 4 2 6 और 4 चौका 16 यानी देखेंगे तो 5 0 9 6 15 6 2 8 1 9 और 1 यानी ऊपर हो जाएगा 19505। 68 और 68 का एलसीएम क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा और ये दोनों को जोड़ लीजिए तो 5 में 0 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5, 0 में 0 जोड़िएगा तो 0, फिर 5 में 2 जोड़िएगा तो 7, फिर 9 में 4 जोड़िएगा तो 9 4 13 और 1 कितना हो जाएगा 2 और 68 से इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, यह आपका क्या हो जाएगा विलयन का वाष्पदाब आ जाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिए वाष्पदाब का इकाई क्या है, तो वाष्पदाब का इकाई दिया है mmHg, तो यहाँ भी जो वाष्पदाब का इकाई आएगा वह क्या हो जाएगा mmHg। हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन को टफ करना होगा तो क्वेश्चन में आपको मोल अंश का मान ना देकर द्रव्यमान देगा और याद कीजिए आप लोग को मोल अंश तो निकालना सिखाए हैं, मोल अंश जिसका निकालना है उसका मोल बटा कुल मोल, और अगर मोल ना देकर द्रव्यमान दिया तो मोल बराबर द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। इस वाले सूत्र से मोल अंश 1 का निकाल लेंगे, जब 1 का मोल अंश निकल जाएगा तो दूसरे का निकालने के लिए 1 में से घटा लेंगे और इस सूत्र का प्रयोग करके आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन आप लोग को हम HW के रूप में देते हैं जिसको आप सॉल्व करके उसके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं सारे के सारे NCERT का क्वेश्चन है, जो आपको HW के रूप में दिया गया है वह NCERT का एक्सरसाइज क्वेश्चन है 2.36। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, कहता है 100 ग्राम A यानी ए द्रव का द्रव्यमान, यहाँ देखिए 2 द्रव दिया, एक द्रव ए दिया है और एक द्रव क्या दिया है बी दिया है। देखिएगा तो ए द्रव का द्रव्यमान कितना दिया, ए द्रव का द्रव्यमान यहाँ दिया 100 ग्राम और फिर यहाँ देखिए ए द्रव का द्रव्यमान दिया 100 ग्राम और इसका मोलर द्रव्यमान यानी ए द्रव का मोलर द्रव्यमान दिया
40 ग्राम मोल इनवर्स। उसी तरह अगर बात करेंगे बी द्रव का द्रव्यमान कितना दिया, तो बी द्रव का द्रव्यमान दिया 1000 ग्राम। और फिर अगर हम बात करेंगे तो बी द्रव का मोलर द्रव्यमान कितना दिया, तो बी द्रव का मोलर द्रव्यमान दिया 180 ग्राम मोल इनवर्स। कहता है शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब, यानी शुद्ध द्रव यानी पी नॉट बी का मान कितना दिया है 500 टॉर। और कहता है कि शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए, यानी पी नॉट ए का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। और क्वेश्चन में कुल वाष्प दाब यानी पी टोटल यानी पी कुल का मान दे दिया। तो देखिए सेम टू सेम जो क्वेश्चन बनाया है उसी तरह है। यहाँ ध्यान दीजिए पी नॉट ए ज्ञात करना है, पी कुल दे दिया, पी नॉट भी दे दिया। एक्स से एक्स भी कैसे निकालिएगा, यानी काई ए काई बी। तो मोल अंश निकालने के लिए देखिए अभी आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। और अगर हम फिर बात करें तो यहाँ देखिए कुल मोल निकालने के लिए क्या कीजिएगा, और मोल निकालने का फार्मूला द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान वाले सूत्र से क्या कीजिएगा, मोल अंश निकाल लीजिएगा। और इस वाले मान को क्या कीजिएगा, पुट करके आप यानी पी नॉट ए का मान ज्ञात करके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। धन्यवाद।